विद्यार्थियों, मैं ज्योति नागपाल एक बार फिर से आपका अपनी कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत विशेषण के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, और इससे पहले हम 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द, संज्ञा और सर्वनाम को हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक या प्रकरण है विशेषण। तो देखिए, सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा को देखने जा रहे हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी सबसे पहली बात, विशेषण क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेषता किसकी होगी? संज्ञा या सर्वनाम की होगी। फिर देखिए, कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने, जैसे नीला आकाश। नीला आकाश, तो यहाँ पे आकाश क्या है? आकाश है संज्ञा। और अब संज्ञा मैं पढ़ा चुकी हूं, तो आप सबको पता है कि ये कौन सी संज्ञा है। पता है कौन सी संज्ञा है? पता होना चाहिए कौन सी संज्ञा है। तो ये संज्ञा शब्द। अब नीला, इस संज्ञा की विशेषता पता चल रही है, जिससे वो क्या होगा? विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो नीला क्या हो गया? विशेषण। इसी तरह से यहां देखिए, दुबला आदमी। दुबला आदमी, आदमी क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? ये आपको पता होना चाहिए, संज्ञा आप पढ़ चुके हैं। दुबला विशेषण। इसी तरह से आम संज्ञा, और 4 संख्या बता रहे हैं आम की, तो आम की ये विशेषता है कि वो 4 हैं। तो इस आधार पर 4 क्या हो गया? विशेषण। सुंदर मोर। मोर संज्ञा और सुंदर विशेषण। अब एक चीज और देखिए, जिस तरह से नीला आकाश में नीला विशेषण है, आकाश संज्ञा है, तो आकाश संज्ञा होने के साथ साथ इसे विशेष्य भी कहते हैं। विशेष्य। ठीक है, इसी तरह से आम भी विशेष्य कहलाएगा, आदमी भी विशेष्य कहलाएगा, मोर भी विशेष्य। तो संज्ञा और सर्वनाम जिसकी की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष्य। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। और मैंने इससे भी आपको ये क्लियर कर दिया है, फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे ये सुंदर मोर है, मोर संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, तो मोर संज्ञा होने के साथ साथ क्या है? विशेष्य। विद्यार्थियों, अब आपके सामने हैं विशेषण के भेद। देखिए, विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए, आगे ये जो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण है, इनके भी 2 रूप होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ये, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जब एक एक को पढ़ेंगे तो वहां आपको इनके आगे टाइप्स भी क्लियर हो जाएंगे। सामने है विशेषण का पहला भेद, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराने वाले शब्द कौन से विशेषण के अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरणों से इसे समझने की कोशिश कीजिए। सुंदर, मोटा, काला, बुरा, मीठा, जवान। देखिए, इन सभी शब्दों को देखिए, यहाँ से इन
शब्दों से आपको गुणों का, दोष का, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, इनका पता चलेगा। सुंदर गुण है किसी का, मोटा होना यानी उसका आकार प्रकार पता चल रहा है। काला, काला है, सफेद है, ये भी गुण भी हो सकता है, उसके साथ साथ रंग रूप में भी आ सकता है। बुरा, तो यहाँ पे दोष की बात हो रही है। मीठा, मीठा में क्या पता चल रहा है, उसका गुण पता चल रहा है या उसका स्वभाव पता चल रहा है। फिर जवान, जवान क्या है, दशा यानी उसकी अवस्था के बारे में पता चल रहा है। अब देखिए, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, आप सभी जानते हैं वह क्या है, सर्वनाम शब्द है, और ईमानदार क्या है, उसका गुण है, तो इसलिए ईमानदार शब्द क्या हो गया, विशेषण। इसी तरह से फल मीठे हैं, तो फल क्या है, फल क्या है, संज्ञा, और मीठा होना उनका गुण है, उनकी विशेषता है, तो मीठे क्या है, विशेषण। इसी तरह से अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर क्या हो गया, अंगूर है संज्ञा, और उनका खट्टा होना उनका गुण, तो खट्टे शब्द क्या हो गया, विशेषण। इसी तरह से मैंने सुंदर पक्षी देखा, तो यहाँ पे सुंदर है विशेषण, किसका, किसकी विशेषता पता चल रही है सुंदर शब्द से, पक्षी की, तो पक्षी क्या है, संज्ञा, पक्षी है संज्ञा, सुंदर है विशेषण। इसी तरह से अभी मैंने आपको विशेषण और विशेष्य भी बताया, तो यहाँ पे वह ईमानदार है, यहाँ पे वह क्या है, सर्वनाम है, और ईमानदार क्या है, विशेषण है। इसी तरह से फल मीठे हैं, तो यहाँ पे वह जो व्यक्ति है वो विशेष्य कहलाएगा, और यहाँ पे फल जो है वो विशेष्य है, संज्ञा होने के साथ साथ विशेष्य है। अंगूर भी क्या है, विशेष्य है, पक्षी भी क्या है, विशेष्य है। इस तरह से ये है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब आपके सामने है विशेषण का दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण की विशेषता या इसकी परिभाषा क्या है कि ये संख्या को बताता है। किसकी संख्या को बताता है, ये बताता है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द जो हैं, बताने वाले विशेषण शब्द जो हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और ये संख्यावाचक विशेषण जो है वो भी दो प्रकार का है, इसके भी आगे दो भेद हैं। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या आप सभी जानते हैं, निश्चित संख्या क्या हो सकती है, जैसे मुझे पता है कि जैसे मैंने पहले उदाहरण लिया 4 आम, तो यहाँ पे मुझे आमों की संख्या पता है ना कि 4 है, और इसके साथ साथ ही संख्यावाचक विशेषण क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताता है। तो संज्ञा है ये आम, आम जो है वो संज्ञा है, और इसकी संख्या को पता चल रहा है मुझे कि ये कितने हैं आम, 4 हैं। तो यहाँ पे निश्चित संख्या मुझे पता है, तो निश्चित संख्यावाचक में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है। और अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे देखो, यही मैं लिख दूं कि मुझे कुछ आम दे दो, मुझे कुछ आम दे दो, या मुझे थोड़ी चीनी दे दो, तो इससे हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, और इस तरह से ये होती है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें शब्द आते हैं थोड़े, ज्यादा, कम, बहुत, अधिक, कुछ, ऐसे शब्द। और इस तरह से निश्चित वाचक संख्यावाची जो विशेषण है वो भी 4 प्रकार का होता है। पहला है गणनावाचक। गणना करना आप सभी को पता है, गिनती करना, गणना करना होता है, काउंट करना। तो इसमें गिनती के जितने भी शब्द हैं वो आएंगे, 1, 3, 10, 5, 20, 100, इस तरह से सारे के सारे गिनती के शब्द गणनावाचक विशेषण में आएंगे। उसके बाद देखिए क्रमवाचक। क्रम मतलब सीक्वेंस कौन सा है, यानी स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे पहला, 5वां, तीसरा, 10वां, 20वां, ऐसा कुछ क्रम पता चल रहा हो तो वहाँ पे है क्रमवाचक। उसके बाद है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी किसी चीज की।
कि फ्रीक्वेंसी का कैसे पता चलेगा, जैसे शब्द लिखा दुगुना, तिगुना, चौगुना, तो ये क्या है, आवृत्तिवाचक। इस तरह से समूहवाचक कि पूरे समूह का बोध कराने वाला, जैसे दोनों, आप दोनों यहाँ आ जाइए, आप तीनों को सजा मिलेगी। तो इस तरह से हम तीनों कहने का मतलब, तीनों शब्द का मतलब क्या है कि हम एक तीनों का एक समूह बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा समूहवाचक। और अनिश्चित संख्या का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, थोड़े, ज़्यादा, कम, बहुत, इस तरह से। तो इस तरह से ये संख्यावाचक विशेषण है और इसके भी ये दो भेद होते हैं, जिसमें निश्चित संख्यावाचक के आगे ये चार भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक। विद्यार्थियों, अब आपके सामने है विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ आप सभी जानते हैं, मापतोल को परिमाण कहते हैं, और इसी तरह से वाचक मतलब बताने वाला, तो मापतोल को बताने वाला। तो किसके मापतोल को बताने वाला, तो संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल को बताने वाले विशेषण शब्द जो होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और अभी मैंने बताया कि इसके भी दो भेद हैं संख्यावाचक की तरह। तो दो भेद कौन से हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, जैसे हम किसी दुकान पर गए और हमने उसे जा कर के कह दिया कि आप 4 मीटर लाल कपड़ा दे दीजिए, तो उसे निश्चित परिमाण का पता चल गया, नाप का पता चल गया कि उसने जो उनके पास मीटर होता है उसको लेकर के जो भी उनके पास पैमाना है उस पैमाने के अनुसार 4 मीटर कपड़ा नाप करके हमें देना है। और ऐसे ही अगर हमने उसे जा करके कहा कि थोड़ा सा लाल कपड़ा दे दीजिए, अब उसे नहीं पता कि हमें कितना कपड़ा चाहिए, 1 मीटर चाहिए, आधा मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए, कितना। तो बस आप इसी उदाहरण से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे निश्चित परिमाण का मतलब हमें फिक्स नापतोल पता है, और इस फिक्स नापतोल की कई इकाइयाँ हैं। आप सभी मैथ्स पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे मैथ्स की इकाइयाँ लिखी हुई हैं। देखिए, मीटर, लीटर, किलो, ग्राम, टन। अगर निश्चित संख्या के अंतर्गत इनका प्रयोग करके परीक्षा के अंदर कोई वाक्य लिखा हुआ है तब तो आएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। और अगर ये शब्द हैं जिसमें कि अनिश्चितता का पता चल रहा है, जैसे थोड़े, ज़्यादा, कम, अधिक, बहुत, सारे, इस तरह से कुछ शब्द लिखे हैं जिनसे कि किसी भी माप तोल का पता नहीं चल रहा है, अनिश्चितता की ओर इशारा हो रहा है, कुछ भी निश्चित नहीं है, तो वहाँ पे होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विद्यार्थियों, विशेषण का चौथा भेद, चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। देखिए, इसके नाम में है संकेत। संकेत का मतलब इशारा करना। तो देखिए, जब सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, और सर्वनाम आप पढ़ चुके हो, मैं, तुम, वह, यह, उस, इनको, उनको, जिनको, ये सारे क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। और यहाँ पे देखिए कि संकेत करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ कौन सा विशेषण होगा, संकेतवाचक विशेषण। और सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो आपको परीक्षा में सार्वनामिक विशेषण लिखा हुआ मिल जाए, या आपको मिल जाए संकेतवाचक विशेषण लिखा हुआ, दोनों एक ही हैं। अब आप इसे अच्छे से समझने के लिए इन उदाहरणों की ओर देखिए। वह गाय दूध देती है, वह गाय दूध देती है। तो देखिए, यहाँ पे वह शब्द आप सभी को पता है, वह क्या है, वह है सर्वनाम शब्द, और यहाँ पे गाय शब्द क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा की ओर, सर्वनाम की ओर इशारा होना चाहिए। तो संकेत करने का कार्य कौन से शब्द के द्वारा किया जा रहा है, वो है वह शब्द। वह गाय दूध देती है, संकेत करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह है सर्वनाम, और सर्वनाम शब्द है कौन सा, वह।
तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक विशेषण। इस तरह से देखिए, उस पुस्तक को मुझे दो, उस पुस्तक को मुझे दो। पुस्तक क्या है? संज्ञा। और यहाँ पे उसके लिए संकेत करने के लिए सर्वनाम शब्द उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा विशेषण हुआ? यहाँ पे हुआ संकेतवाचक विशेषण। इसी तरह से इस गेंद को इधर फेंको, तो गेंद संज्ञा और इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम शब्द है, इसका प्रयोग हो रहा है इस संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए। यानी यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में हो रहा है। आप सभी को दिखाई दे रहा है। देखिए, गाय के लिए यह है शब्द जो है, वह शब्द जो इस पे लिखा हुआ है, यह विशेषण का कार्य कर रहा है। सर्वनाम शब्द है लेकिन काम क्या कर रहा है? गाय की ओर संकेत करने के कारण यह गाय की विशेषता को बता रहा है कि उस गाय, इस गाय, वह गाय, यह गाय। तो इस तरह से वह गाय दूध देती है, तो सर्वनाम शब्द विशेषण का काम कर रहा है। इसी तरह से पुस्तक, पुस्तक की कोई और विशेषता ना होकर के उसकी ओर इशारा किया जा रहा है कि उस पुस्तक को मुझे दे दो। कोई और पुस्तक नहीं चाहिए, उस पुस्तक को मुझे दे दो। तो उस शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, जबकि है कौन, क्या शब्द? सर्वनाम शब्द। इसी तरह से गेंद के लिए विशेषण का कार्य कौन से शब्द के द्वारा किया जा रहा है? इस शब्द के द्वारा, जो कि खुद एक सर्वनाम शब्द है। तो जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं तब वहां पे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण का पांचवा और अंतिम भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक नाम आपने सुना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है। आपने संज्ञा अच्छे से पढ़ ली है, तो इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम आ गया होगा। तो यहाँ पे उसे भी ध्यान में रखना है, उसका भी यहाँ प्रयोग है। देखिए, ऐसे विशेषण शब्द जो स्वयं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं, यानी खुद तो कौन सी संज्ञा से बने हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर के बने हैं, तथा वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों के लिए, और वाक्य में जो अन्य संज्ञा और सर्वनाम आए हैं उनके लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। सरल शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो विशेषण शब्द होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना होता है, और अब जो नया शब्द सामने आया है व्यक्तिवाचक संज्ञा से, वो विशेषण का काम कर रहा है किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के लिए। और उदाहरण से इसे आप अच्छे से और समझ जाएंगे। जोधपुरी जूती, देखिए जोधपुरी जूती, यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है जोधपुरी शब्द जोधपुर से बना है। जोधपुर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जोधपुर से बन गया जोधपुरी। और जूती क्या है? संज्ञा, यानी कि अन्य संज्ञा हो गई ना, कोई और संज्ञा या सर्वनाम, जो कि यहाँ बात हुई है कि क्या करते हैं, वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे जूती अन्य संज्ञा या सर्वनाम होगी, जो भी वहाँ बात की गई है वही, जो कि अन्य संज्ञा है यहाँ पे। और जोधपुरी, ये जोधपुरी शब्द इसके लिए विशेषण का कार्य कर रहा है, विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है, जबकि ये खुद व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर के बना है। इसी तरह से देखिए बनारसी साड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध है बनारसी साड़ी। तो ये बनारसी, बनारस से मिलके बना है ये शब्द। बनारस क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर्टिकुलर एक विशेष स्थान है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा वो। तो बनारसी शब्द जो है वो इस साड़ी, जो कि एक संज्ञा शब्द है, उसके लिए विशेषण का कार्य कर रहा है। इसी तरह से बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी बना बीकानेर से, भुजिया संज्ञा हो गई, और बीकानेरी शब्द इसके लिए विशेषण का कार्य कर रहा है। इसी तरह से पंजाबी दाल, पंजाबी शब्द पंजाब प्लस ई, पंजाब धन ई प्रत्यय लगने से उसमें पंजाबी बना है।
तो पंजाब जो है वो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और दाल है अन्य संज्ञा। तो यहाँ पे यह इस दाल शब्द के लिए विशेषण का कार्य कर रहा है। इस तरह से व्यक्तिवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के बने होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जो वाक्य के अंदर अन्य संज्ञा या सर्वनाम है उनके लिए विशेषण का कार्य करते हैं। क्यों? अब आपके सामने है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था यानी सामान्य स्थिति, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था सामान्य स्थिति, उत्तरावस्था जब 2 संज्ञा सर्वनाम में तुलना की जाए यानी 2 में तुलना की जाए। फिर है उत्तमावस्था, जब 2 से अधिक संज्ञा सर्वनामों में तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वो होती है उत्तमावस्था। तो उत्तरावस्था में शब्द के पीछे तर लगा होता है और उत्तमावस्था में तम लगा होता है। अब इसे आप एक उदाहरण से समझिए। राम अच्छा लड़का है, तो ये है मूलावस्था, यानी राम की किसी से तुलना नहीं कर रहे, हमने वैसे ही कह दिया राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हो गई सामान्य स्थिति, राम की किसी से तुलना नहीं हो रही, ये है मूलावस्था सामान्य स्थिति। यहाँ पे हमने कहा राम मोहन से अच्छा है, तो यहाँ पे हम राम की मोहन से तुलना कर रहे हैं, तो ये कौन सी अवस्था होगी, ये होगी उत्तरावस्था। फिर देखिए यहाँ पे मैंने लिखा राम कक्षा में सबसे अच्छा है, तो पूरी कक्षा से राम की तुलना हो गई, तो ये कौन सी अवस्था हुई, ये हुई उत्तमावस्था। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तर और तम कैसे लगते हैं, तो देखिए जैसे उच्च शब्द है तो इसके जब आप उत्तरावस्था बनाएंगे तो ये हो जाएगा उच्चतर और उत्तमावस्था हो जाएगी उच्चतम। इसी तरह से सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द जो है वो है मूलावस्था में यानी सामान्य स्थिति में, और इसके बाद सुंदरतर आ जाए तो 2 जनों में तुलना होगी इससे, सुंदरतर उत्तरावस्था और सुंदरतम उत्तमावस्था। जैसे इसको अपने वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, सीता सुंदर है, तो ये सामान्य स्थिति मूलावस्था। फिर मैंने कहा सीता गीता से सुंदरतर है, ठीक है, तो देन क्या हुआ वहां पे ये हो गई उत्तरावस्था। और फिर मैंने कहा सुंदरतम शब्द का प्रयोग किया तो वो हो गया, क्या हो गया, वो हो गई उत्तमावस्था। विशेषण प्रकरण के अंतर्गत एक शब्द और यहाँ पे आता है, वो है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो प्रविशेषण क्या हुए, जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता को बताते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे, आपको ये लगेगा कि पहले कहते विशेष्य विशेषण, अब आ गए प्रविशेषण पे। तो इस एक वाक्य को देखिए, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारा ये काम होता है कि सबसे पहले हम वाक्य को 2 बार पढ़ें, वाक्य को 2 बार पढ़ के हम वाक्य में से संज्ञा या सर्वनाम को छांट लें। तो यहाँ पे मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा, इस वाक्य में संज्ञा है पक्षी शब्द, और मैंने आपको ये बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कहलाता है विशेष्य। तो वैसे ये संज्ञा शब्द है और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये क्या है, विशेष्य। सुंदर शब्द क्या है, सुंदर है विशेषण, और इसमें ये जो बहुत शब्द है ये है प्रविशेषण। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक अन्य उदाहरण देख लीजिए, उसने अत्यधिक प्यारी गुड़िया खरीदी, उसने अत्यधिक प्यारी गुड़िया खरीदी। तो गुड़िया हो गया विशेष्य, प्यारी हो गया विशेषण, और अत्यधिक हो गया प्रविशेषण। इस तरह से प्रविशेषण का अर्थ क्या निकला, विशेषण शब्दों की भी
विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विद्यार्थियों, जैसे संज्ञा टॉपिक में हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखा था, किस प्रकार से इसकी रचना हो जाती है, अव्यय शब्दों से हो जाती है संज्ञा की रचना, या भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है। उसी तरह से यहाँ पे विशेषण भी बनता है। जैसे यहाँ पे है संज्ञा से विशेषण बनना, तो संज्ञा से विशेषण जैसे प्यार संज्ञा प्यारा विशेषण, समाज से सामाजिक, भारत से भारतीय, जयपुर से जयपुरी, बुद्धि से बुद्धिमान, गुण गुणवान। तो ये सारे प्यार, समाज, भारत, जयपुर, बुद्धि, गुण, ये तो हो गए संज्ञा शब्द। और इनमें प्रत्यय लगने से जैसे प्यार से प्यारा बना, तो प्यारा, सामाजिक, भारतीय, जयपुरी, बुद्धिमान, गुणवान, ये सारे शब्द हो गए विशेषण। तो इस तरह से संज्ञा शब्दों से भी विशेषण शब्द बनते हैं। और इसके साथ ही देखो सर्वनाम से विशेषण बनना, जैसे यह, जो, वह, मैं, तुम, ये सारे शब्द कैसे शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। और इनसे विशेषण कैसे बनते हैं? जैसे यह ऐसा में बदल जाता है, जो से जैसा, वह से वैसा, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा। इस तरह से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण शब्द बनते हैं। अब है आपके सामने क्रिया शब्दों से विशेषण बनना। तो क्रिया शब्द जैसे लड़ना क्रिया है, लड़ना से विशेषण शब्द बना लड़ाकू। लूटना क्रिया है, लुटेरा। भागना क्रिया है, भगोड़ा शब्द। तो इस तरह से लड़ना, लूटना, भागना, ये तो हो गई क्रियाएं। और इन क्रियाओं से विशेषण कौन कौन से बन गए? लड़ाकू, लुटेरा, भगोड़ा। इसी तरह से अव्यय शब्दों से भी विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे कि आगे शब्द जो है एक अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द जो होते हैं वही अव्यय शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों का पूरा ज्ञान हमें आगे होने वाला है, अगली वीडियो में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आगे से अगला, पीछे से पिछला, अंदर से आंतरिक, बाहर से बाहरी। इस तरह से संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से, इन सब से विशेषण शब्दों की रचना हो सकती है, निर्माण हो सकता है। आपके एग्जाम में, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी अधिकतर पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, अब आपके सामने अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में विशेषण है। तो इस वाक्य में हमें विशेषण ढूंढना है कि कौन सा विशेषण है। व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो सबसे पहले हम वाक्य को देखेंगे और वाक्य में हम क्या देखेंगे? संज्ञा को देखेंगे। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो व्यक्ति क्या है? संज्ञा शब्द है इसमें। और विद्वान क्या है? विशेषण शब्द है। तो विद्वान शब्द को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें व्यक्ति के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? विद्वान होना व्यक्ति का क्या है? गुण है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। इसके बाद देखिए, निम्न में से विशेषण पद है, यानी इन चारों में से हमें विशेषण को ढूंढना है। क्रोध, भयभीत, लालच और सुंदरता। आप इन शब्दों को देखिए। क्रोध, क्या इन शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बस आप ये देख लीजिए। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे क्रोध आदमी, क्या वाक्य बना? नहीं, क्योंकि क्रोधी आदमी हो सकता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। अब यहाँ देखिए लालच आदमी, क्या लालच आदमी हो सकता है? नहीं, लालची आदमी होगा, तो इसका मतलब ये भी क्रॉस हो गया। यहाँ देखिए भयभीत आदमी, सुंदरता आदमी, तो यहाँ पे आप देखिए भयभीत आदमी यानी डरा हुआ आदमी, ये हो सकता है, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर हुआ भयभीत। निम्न में से विशेषण नहीं है, यानी चारों को देखना है और जो विशेषण शब्द नहीं है उसे हमने टिक करना है। तो प्रश्न को आप 2 बार पढ़ लिया कीजिए,
क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से विशेषण नहीं है। बूढ़ा, रूपवान, प्रेम और लाल। तो आपको देख करके पता चल गया होगा कि इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। बूढ़ा शब्द विशेषण है, बूढ़ा आदमी। रूपवान व्यक्ति, प्रेम व्यक्ति, लाल टमाटर। तो प्रेम इसका सही उत्तर है, प्रेम जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। इसके बाद देखिए सुंदर किस वाक्य में विशेषण है, यानी इस सुंदर शब्द को देखना है और ऐसे विशेषण को हमने प्रयुक्त चुनना है जिसमें ये सुंदर शब्द क्या है, विशेषण का काम कर रहा है। जैसे सुंदर अच्छा है, तो सुंदर अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने कुछ नहीं करना, वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम को देखना है। फिर भी हम यहाँ पे हम वाक्यों को पढ़ रहे हैं। आप देखिए, वह सुंदर सुंदर चलता है। तो चलना क्या है, क्रिया। तो इसका मतलब यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम नहीं आए, तो इसका मतलब ये इसका सही उत्तर नहीं है। फिर वह सुंदर नाचा। तो यहाँ पे सुंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नाचने के लिए। नाचना क्या है, क्रिया। तो यहाँ पे सुंदर हो गया क्रिया विशेषण। अब देखिए उसने सुंदर टोपी पहनी। तो टोपी क्या है, संज्ञा, और यहाँ पे सुंदर शब्द टोपी के लिए आया है, तो इसका मतलब सुंदर शब्द क्या कार्य कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया द, उसने सुंदर टोपी पहनी। दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस शब्द में कौन सा विशेषण है। राम दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। देखिए सबसे पहले तो हमें इस शब्द को देखना है। दोहरा शब्द देख करके कहीं आपने संख्यावाचक में नहीं पहुंचना। यहाँ पे राम के चरित्र का गुण है ये कि वो दोहरे चरित्र का है। गुण कह लो या अवगुण कह लो। तो गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको गुण और दोष दोनों बताए थे। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अगला देखिए, अव्यय से बना विशेषण है। अव्यय शब्द से बना विशेषण कौन सा है, घुमक्कड़, जैसा, भीतरी, सांस्कृतिक। अब देखिए घुमक्कड़ शब्द घूमना क्रिया से मिलके बना है, तो ये हो नहीं सकता। जैसा जो सर्वनाम का विशेषण रूप है ये जैसा, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने अव्यय से पूछा है। फिर सांस्कृतिक को देखिए, संस्कृति, संस्कृति क्या है, संज्ञा, तो ये संज्ञा से मिलके बना है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर है भीतरी। भीतर जो है वो अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, और उससे भीतर से बना है भीतरी। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने विशेषण का अभ्यास भी कर लिया। और एक चीज मेरे दिमाग में अभी आई है, हमने विशेषण के 5 भेद पढ़े हैं। तो कुछ विद्वान जो है एक छठा भेद मानते हैं और उसको नाम देते हैं विभाग वाचक विशेषण। आज तक कभी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, विभागवाचक विशेषण कहते हैं वो। और इसमें शब्द कौन सा लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, इस तरह से। और जो किताब मैंने आपको बताई हुई है राजस्थान बोर्ड की RBSE 9 to 12 9वीं से 12वीं तक की व्याकरण की, जिसमें से कि आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द वगैरह पढ़ने के लिए मैंने कहा था आपको, तो वहाँ भी ये लिखा मिलेगा आपको। लेकिन आज तक इसमें से कभी भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया गया है। अब हमने विशेषण से संबंधित जितना भी मैटर था, जितना भी कॉन्सेप्ट था, वो सारा का सारा इस क्लास में पढ़ लिया है। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे विकारी शब्द क्रिया के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।